नेपाली पीएम बालेन शाह, बहुत चर्चा है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? विश्व के बहुत देशों में ऐसा बहुत बार हुआ है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ बरगलाकर बहुत लोगों ने सत्ता पाई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो वो होगी कि जनता की जो इच्छा है और जनता ने जो होप बना दिया, क्या बालेन शाह के लिए रास्ता आसान होगा? यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो बच्चे एक हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अर्थात अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वह सरकारी स्कूल पर एडजस्ट कर पाएंगे? और एडजस्ट कर पाएंगे तो उस सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। क्या अचानक नेपाल में अचानक सब कुछ बदल जाएगा? विश्व के इतिहास में बहुत नेताओं ने सत्ता हासिल कर कर ऐसे बहुत कारनामे किए, लेकिन सफल बहुत कम हुए। बालेन शाह एक युवा है और उनका कैबिनेट मात्र 14 लोगों का विश्व का सबसे यंगेस्ट कैबिनेट है, और यही इनकी प्लस पॉइंट है कि एक युवा उनसे बहुत ज्यादा होप बना रखा है। और स्कूल पर उनका जो दलील था वो बेहद जायज था कि जब मंत्री, प्रधानमंत्री सरकार के द्वारा बनाई गई सरकारी स्कूल में जो बनाया गया, क्या उसको ही विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तभी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो इन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया, जो एक बहुत ही विशेष निर्णय है। आगे यह बहुत बड़ी चैलेंज होगी कि सारे सरकारी स्कूल में सारी बुनियादी सुविधाएं इन्हें रखना होगा, चाहे वो सुविधा डेस्क को लेके हो, चाहे पंखा को लेके हो, चाहे एसी को लेके रहे, चाहे टीचर को लेके रहे। देखो, सरकारी स्कूल में टीचर की योग्यता में कभी आंच नहीं आई है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके बावजूद भी इतने अच्छे टीचर, इतने हाई सैलरी के टीचर, इसके बावजूद भी देश के 70% नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल तो छोड़ो, विदेश में पढ़ रहे हैं। अर्थात सरकारी पर विश्वास तो बहुत दूर की बात है, ये अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी जो लोग किताबों में पढ़ते हैं, जिसको लोग रील में देखते हैं, वह इनके बच्चे पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर बालेन शाह का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहेगा, लेकिन चुनौती तो चलती रहेगी। इसके अलावा इन्होंने जो कैबिनेट की बैठक होते ही, अर्थात पीएम बनते ही अगला कदम जो उठाया वह नेपाली प्राइम मिनिस्टर का गिरफ्तार करवाना था। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पीएम बनते ही अगला दिन सुबह 5 बजे प्राइम मिनिस्टर केपी ओली गिरफ्तार हो जाते हैं। कारण क्या है, इसको पूरा डिटेल समझने के लिए आगे पूरे वीडियो में बने रहिए आप। आगे क्या हुआ, ये शुरुआत होती है 2025 से। नेपाल के सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक गहरा ट्रेंडिंग चलता है कि आखिर में नेपाल के लोग कब तक बाहर भागेंगे कमाई के लिए, नेपाल की सरकार करती क्यों नहीं है। और इसको देखते देखते नेपाल की सरकार ने उन 10-15 सोशल मीडिया को बैन कर दिया। उन्हें लगा ये आवाज दब जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ और उस सोशल मीडिया के बैन को हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। और यह आंदोलन शुरू होते होते देश में ऐसे फैल गया जैसे हमें देश बदलना है। और बालेन शाह जो प्रेजेंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस आंदोलन के कोई सूत्रधार नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन के समय उन्होंने एक गाना गाया, ये रैपर है, और वह गाना इतना ट्रेंडिंग में हो गया नेपाल को लेके कि लोग क्योंकि चहेते बन गए। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये काठमांडू के मेयर रहे थे, लेकिन इस गाना से उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना दिखी, लोगों के अंदर जो जनता का प्रेम दिखा, उससे अंततः वह एक पार्टी के तहत और देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं, जो जिसमें से 175 या 182 सीटें आप समझ सकते हो सिर्फ इसी पार्टी ने, बालेन शाह की पार्टी ने लाया। जो देश के इतिहास में नेपाल में पहली बार चुनाव 1959 में हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को 275 में से 182 सीटें मिली है, जो आप कह सकते हो कि नेपाल के लोगों ने यह
मेजोरिटी देकर एक बहुत बड़ा प्रेशर दिया है नेपाल की सरकार को कि हम आप पे विश्वास ही नहीं अति विश्वास करते हैं और इस विश्वास को आपको बनाए रखना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बालेन्द्र शाह के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि कहना आसान है करप्शन दूर कर देना, लेकिन जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। वह दिक्कत भी कैसे आती है, कभी अपने रिश्तेदार निकल जाते हो नेता, कभी अपने खास निकल जाते हैं, कभी अपने मित्र निकल जाते हैं। तो इस पर कहीं न कहीं आज तक इतिहास में दिक्कतें आई हुई है। हम यही कहेंगे कि नेपाल कभी गुलाम नहीं था। विश्व में ब्रिटेन ने सबको गुलाम बनाया था, लेकिन नेपाल गुलाम नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेपाल गुलाम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन नेपाल की रणनीति राजनीति वहाँ राजाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल के अंदर इंटर करने नहीं दिया था। तो आप कह सकते हो कि नेपाल उसी तरह से एक पड़ोसी देश होने के नाते यह एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां विश्व को सीख मिले कि सर प्राइवेट स्कूल बंद करने से क्या होता है, रोजगार की सृजन करने से क्या होता है। ये सारी बातें विश्व के लिए एक सीख बने और बालेन्द्र शाह एक युवा प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरा विश्व ने बधाई दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कार्य जो आपने ठाना है, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो वीआईपी कल्चर हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, चाहे स्कूल को लेके हो, तमाम चीज़ें, इसमें आप सफल रहे। और यह सफलता पर पूरे विश्व की निगाहें हैं कि एक देश कैसे बदलता है एक युवा के हाथ में आने पर, एक युवा के हाथ में। धन्यवाद।